सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 साइंस का 5th चैप्टर, इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। उन वीडियोस को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। हमने देखा था क्लास 7 में कि पहेली और बुजू विजिट करे थे फॉरेस्ट प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ। वो ईगर थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत चाह रहे थे कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करें क्लासमेट्स के साथ। वहीं दूसरे जो बच्चे थे वो भी ईगर थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे, क्योंकि कुछ लोग विजिट करे थे भरतपुर सेंचुरी। तो वहां क्या देखा उन्होंने, जो भी एक्सपीरियंसेस उनको हुए वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना चाह रहे थे। कुछ बच्चों ने सुना था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लोकचौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अलग अलग बच्चे जहां पर भी गए थे, जिन चीजों के बारे में सुना था उनके बारे में डिस्कस करना चाहते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे। अच्छा, आप पूछोगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब क्या है? तो ये आगे टॉपिक आएगा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। पहली पूछ रही, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस कर लेंगे। पहले तो जानो कि होते क्या है। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है 5.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल का खत्म होना, और उसके कॉजेज यानी उसके क्या कारण है, किस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल क्यों खत्म हो रहे हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक बड़ी वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये इंसान के वेल बीइंग यानी भले के लिए और यहाँ तक कि सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए एसेंशियल है, यानी जरूरी है। कैसे जरूरी है? देखो, प्लांट्स और एनिमल्स को एज अ फूड ह्यूमन यूज करते हैं। फिर प्लांट से हमको मेडिसिन मिलती है। एनिमल प्रोडक्ट जैसा कि मिल्क हो गया, ये भी हम इंसान यूज करते हैं। तो अगर प्लांट्स और एनिमल्स ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। इन ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जिंदगी के लिए आज जो बड़ा खतरा है वो है डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेज। हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट को क्लियर करना। क्लियर करने का मतलब वहां पेड़ वगैरह काटना, और वो जो जमीन है जहां पहले जंगल हुआ करता था उस जमीन को दूसरे काम के लिए यूज करना, यही होता है डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेज मेंशन्ड बिलो। अब आप पूछोगे कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज है उनको कट क्यों किया जाता है? तो कट करने के कई सारे पर्पज हैं, नीचे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए यानी खेती करने के लिए। अब खेती करना है, गेहूं, चावल, दाल, ये सब उगाना है, तो जंगल के पेड़ काट दिए और वहां खेती करने लगे। दूसरा, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्री लगानी है, घर बनाना है, तो क्या होगा, जंगल काट रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर बनाना है, लकड़ी चाहिए, तो क्या करो भैया, जंगल काट दो। फ्यूल के लिए भाई आग जलाना है, लकड़ी चाहिए, जंगल काट दो। तो ये कुछ पर्पज हैं जिनकी वजह से ट्रीज को कट किया जा रहा है फॉरेस्ट में। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट्स। अब डिफॉरेस्टेशन के कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग लग गई, बहुत ही खतरनाक वाला सूखा पड़ गया, तो जंगल खत्म हो जाएंगे कि नहीं। अब यहाँ पर एक्टिविटी 5.1 है, एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। तो कुछ और डिफॉरेस्टेशन के कॉज आप बताओ और उसको लिस्ट करो कि ये नेचुरल है कि मैन मेड है। तो नेचुरल मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ, जैसे स्टॉर्म्स आ गया, तूफान आ जाता है तो पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, लैंड स्लाइड्स हो जाता है, फ्लड आ गया। कुछ मैन मेड की बात कर लें तो इसमें एक बड़ा कारण होता है माइनिंग का। जंगल की जमीन के नीचे पता चला कि भैया यहाँ पर कोयला है या कोई मेटल वगैरह है, अब चाहिए तो क्या करेंगे, पहले पेड़ काटेंगे, जमीन खोदेंगे और वहां से चीज़ों को निकालेंगे, तो पेड़ काटना पड़ा कि नहीं। तो माइनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कट किया जा रहा है आज के टाइम में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे मान लो रोड वगैरह बनाना है, रेलवे लाइन जानी है, वहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट को कट किया जाता है। अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, 5.2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज यानी क्या नतीजा निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है ये हम समझ गए, क्यों किया जाता है ये समझ गए। डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे। अब पहेली और बुझो ने याद किया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। क्लास 7 में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज़ पहेली और बुझो याद कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पोल्यूशन लेवल अर्थ पे वो भी इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये समझते हैं टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ की सरफेस है, इसी के ऊपर हम रहते हैं, चलते हैं। अब सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं, सिंपल समझो, हीट और लाइट जो आती है, वो कुछ तो एटमॉस्फेयर से टकरा के वापस चली जाती है, कुछ को क्या करते हैं अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ ऐसी होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो अर्थ की सरफेस से टकराती है और वापस जाती है स्पेस में। लेकिन जब ये वापस जाती है तो रास्ते में होता क्या है, कुछ ऐसी गैसेस होती है जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस।
वो ऐसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो सन से आने वाली जो हीट रेज है जब अर्थ के सरफेस से टकरा के वापस जाना चाहती हैं तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये इसको वापस जाने नहीं देती, इनसे टकरा के वापस ही अर्थ की तरफ आ जाती है, फिर से टकराती हैं, फिर से वापस जाना चाहती हैं, ये फिर इसको वापस अर्थ की तरफ भेज देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हीट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। जब भी अर्थ से टकरा के वापस जाना चाहती है तो कुछ तो वापस चली जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो इन ग्रीन हाउसेस से टकरा के वापस अर्थ की तरफ आ जाती है, तो इसी में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है। अगर ये ग्रीन हाउसेस गैसेस ज्यादा होंगी तो ये ट्रैपिंग ज्यादा होगी, ज्यादा हीट अर्थ पे रुकेगी, तो अर्थ पे गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। अब यही जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं इनमें एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। अब जरा सोचो, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी वजह से ट्रीज कम हो जाएंगे, यही ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज यूज कर पाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, CO2 का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रीज कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम इस्तेमाल हो रही है तो ज्यादा एटमॉस्फेयर में रह जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, सन से आने वाली लाइट रेज टकरा के जो वापस जा रही है उनको वापस अर्थ की तरफ मोड़ देती है, जिसकी वजह से हीट जो है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती है। तो जैसे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा हीट हमारे अर्थ पे होती जाएगी, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एक लिमिट में तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, प्लांट्स को ट्रीज को यूज है, लेकिन लिमिट से ज्यादा हो जाए तो हमारे इन्वायरमेंट को ये गंदा करते हैं, तो इस तरीके से पोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा अर्थ पे। ठीक है, तो रीजन समझ गए डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है। अच्छा, यही जो टेम्परेचर इंक्रीज होना है इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो ग्लोब है, पूरी जो हमारी अर्थ है वो गर्म हो रही है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी हम बात कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड, ग्राउंड वाटर को जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। अब ये क्यों नीचे जाता है अभी आगे हम देखेंगे। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, डिफॉरेस्टेशन नेचर का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब क्या बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अमाउंट एटमॉस्फेयर फिक्स है, कितना होना चाहिए। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो बैलेंस बिगड़ गया कि नहीं। दूसरा, अर्थ का एक टेम्परेचर है वो नॉर्मल, चलो ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहां भी बैलेंस बिगड़ गया। प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि इसी तरीके से अगर हम ट्रीज को कट करते रहे तो रेनफॉल और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी रेनफॉल कम हो जाएगी, बारिश कम होगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। मोरओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। और सिर्फ यही नहीं कि बारिश कम हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, बल्कि फ्लड्स आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, ड्रॉट यानी सूखा पड़ सकता है। अब बूझो का एक क्वेश्चन है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन द अदर। तो बूझो क्वेश्चन ये है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक तरफ तो रेनफॉल कम हो जा रही है, दूसरी तरफ बाढ़ भी आ जा रही है, ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो रही है? क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं कि बड़ी तेज बारिश हुई, बाढ़ आ गई, अगर बारिश कम हो गई तो बाढ़ कैसे आ रही है, ये कंफ्यूजन उसको है। तो चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल कम क्यों हो जाती है। फॉरेस्ट एरिया के अंदर रेनफॉल का एक बड़ा कारण होता है ट्रांसपीरेशन, जिसके बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। देखो, प्लांट्स, ट्रीज ये सब क्या करते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं अपनी रूट्स के थ्रू, ये जो वाटर है वो लीफ तक जाता है। अब लीफ से क्या होता है, वाटर इवेपरेट होता है और एटमॉस्फेयर में जाता है। अब फॉरेस्ट के अंदर ढेर सारे प्लांट्स और ट्रीज हैं, उनकी लीफ से ये जो इवेपरेशन होगा जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ये काफी ज्यादा अमाउंट में होगा। ये जो वाटर वेपर बन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, बादल बनाएंगे और बारिश होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो ट्रीज और प्लांट्स कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो ट्रांसपीरेशन भी कम हो जाएगा, तो क्लाउड कम बनेगा और बारिश कम होगी। ठीक है, ये रीजन समझ गए कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों को काटने की वजह से रेनफॉल कम क्यों होती है, और बारिश कम होगी तो सूखा पड़ने का भी खतरा होता है। अब इसकी वजह से फ्लड कैसे आता है वो समझो। फॉरेस्ट एरिया के अंदर जब बारिश होती है तो वो पानी सीधे जमीन पर नहीं टकराता, बल्कि ट्री का जो क्राउन वाला हिस्सा है, पेड़ पत्ती वाला हिस्सा, उस पर टकराती है, तो इसकी स्पीड धीरे हो जाती है और धीरे धीरे आखिर ये फिर जमीन पे गिरता है, पत्तियों से, डालियों से होते हुए, स्टेम से होते हुए। दूसरी चीज ये कि ट्रीज की रूट्स जमीन के अंदर तक होती हैं, यानी ट्रीज और प्लांट्स की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो जमीन को फाड़ के अंदर तक चली जाती हैं, तो एक रास्ता जमीन के अंदर तक का बन जाता है। ये बारिश का जो पानी है इन्हीं रूट्स के थ्रू होते हुए, यानी उससे लग लग के बिल्कुल ये नीचे की तरफ आता है। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जानते होगे,
ज़मीन में नीचे की तरफ पानी होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये ग्राउंड वाटर कैसे आता है? यही जो बारिश का पानी है वो धीरे धीरे करके जो ज़मीन के अंदर से रिसते हुए यहाँ तक पहुँचता है, इसी वजह से ग्राउंड के अंदर पानी होता है। तो ट्रीज़ की वजह से पानी की जो रफ्तार है वो धीरे हो गई, धीरे धीरे पानी ज़मीन की तरफ गया और ज़मीन से होते हुए अंडरग्राउंड में चला गया। दूसरा, ट्रीज़ और प्लांट्स की वजह से इनकी पत्तियाँ टूटती रहती हैं, ये खुद गिरते रहते हैं, एनिमल डेड कर गए। तो यहाँ पर एक लेयर होती है डेड लीव्स और प्लांट्स एनिमल्स की, एक लेयर सी बन जाती है जो एक स्पंज की तरह काम करती है। तो पानी जब इस पर गिरता है तो ये पानी को सोख लेता है, फिर धीरे धीरे ज़मीन के अंदर ये भेज देता है। अब अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, ट्रीज़ को कट किया जाएगा, तो होगा ये कि बारिश का जो पानी है वो डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ेगा, बड़ी स्पीड इसके पास होगी, ढाल की तरफ ये तेज़ी से बहते हुए निकल जाएगा। तो पानी रुकेगा नहीं, और पानी जब रुकता था तो वही पानी धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर जाता था और अंडरग्राउंड में जो वाटर है वहाँ पर ही भर जाता था जाके। तो पानी ज़मीन के अंदर जा नहीं पा रहा है, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा कि नहीं? यही पॉइंट हमने देखा था कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो लोअर्ड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो भी बारिश का पानी है वो बह के निकल जा रहा है, ज़मीन पे रुक नहीं रहा है, ज़मीन के अंदर जा नहीं पा रहा है। अच्छा, ये जो पानी बड़ी तेज़ी से बह के जा रहा है वो क्या करेगा? अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगा। और आपने पढ़ा है सॉइल की जो टॉप वाली लेयर होती है, ऊपर की लेयर है, वो फर्टाइल होती है, क्योंकि वहीं पर ह्यूमस वगैरह होते हैं। ह्यूमस क्या होता है? डेड प्लांट एनिमल जो होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, गला सड़ा देते हैं और वो ह्यूमस बन जाता है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं, तो वो सॉइल की ऊपर ही वाली लेयर में पाए जाते हैं। अब तेज़ बारिश हुई, उस टॉप की लेयर को बहा दिया, तो फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाएगी कि नहीं? तो हमने देख लिया कि रेनफॉल कैसे कम होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कैसे कम होती है। अच्छा, ये पानी तेज़ी से बह के जा रहा है तो नीचे के इलाकों में क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी कि नहीं? ये पानी बहते हुए रिवर्स के अंदर जाएगा। अब रिवर जहाँ जहाँ से बह के जा रही है, रिवर के अंदर पानी ज़्यादा हो गया तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो समझ गए कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक तरफ तो रेनफॉल कम हो जाती है, दूसरा बाढ़ भी आ जाती है। तो कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, ये दोनों चीज़ें इससे होती हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन प्रॉपर आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो इसके आंसर में ऐसे लिख लेना है, ट्रीज एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू एयर थ्रू लीव्स। ट्रीज सॉइल से वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, वो वाटर लीफ तक जाता है तो लीफ के थ्रू इवेपरेट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यही जो वाटर वेपर है वो क्लाउड बनाते हैं और रेनफॉल को कॉज करते हैं। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रीज एंड सो द रेनफॉल। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, ट्री कम हो जाएंगे, ट्री कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा तो रेनफॉल भी कम हो जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल कैसे रिड्यूस होती है ये हमने बात कर लिया। फ्लड्स कैसे आते हैं एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया था, अब ऐसे लिख देना, फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउ इट टू सीप। तो फॉरेस्ट रेन वाटर के लिए एक नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, यानी जो बारिश का पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सीप कर जाता है, यानी रिसते हुए अंडरग्राउंड में चला जाता है। अगर ट्री प्रेजेंट नहीं होगा तो रेन जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड को हिट करेगी एंड में फ्लड द एरिया अराउंड इट। पानी डायरेक्ट हिट कर रहा है, तेजी से फ्लो करेगा, ढाल वाले एरिया में जाएगा, वहां पर बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब याद करो, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। तो अगर ट्रीज कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कम इस्तेमाल हो पाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? भाई एक तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, हम जो ब्रीद आउट करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो एक तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यानी ट्रीज कम हो गए हैं तो कम यूज़ हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाई अर्थ। ये भी चीज़ मैंने डायग्राम से आपको बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, वो क्या करती है, हीट रेज को ट्रैप कर लेती है। जो टकरा के अर्थ से वापस जा रही थी उनको ये वापस अर्थ की तरफ भेज देती है, फिर टकरा के फिर वापस आना चाहते हैं, फिर भेज देती है, तो हीट जो है वो फंस जाती है अर्थ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और हीट यहाँ पर रह जाएगी तो अर्थ हमारी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल। अब टेम्परेचर अर्थ का जब बढ़ेगा तो जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इसकी वजह से जो बारिश है वो कम हो जाती है, और बारिश कम हो जाएगी तो ड्रॉट्स आ जाएंगे, यानी सूखा पड़ जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से वाटर साइकिल कैसे डिस्टर्ब होती है और रेनफॉल कैसे कम हो जाती है ये थोड़ा हम समझते हैं। देखो, ये हमारा समुंदर है और ये हमारा ज़मीन वाला एरिया है। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो ओशन वगैरह से इवेपरेशन ज़्यादा होगा,
यहाँ से इवेपरेशन होगा, भाप बन के ये जो वाटर है उड़ेंगे, ये क्लाउड्स बनाएंगे, यही क्लाउड्स फिर पानी बन के बरस जाएंगे। तो अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो इवेपरेशन ज़्यादा होगा और बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रेनफॉल कम हो जाएगी। ये कैसे हो रहा है? तो देखो, दोनों चीज़ें होती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बारिश ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं, और बारिश कम भी होती है, इसकी वजह से सूखा भी पड़ जाता है। अब कैसे क्या होता है थोड़ा समझो उसको। नो डाउट अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो इवेपरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी भाप बन के बने उड़ेगा। यही वाटर वेपर जब ऊपर की तरफ जाता है और कंडेंस होता है, ठंडा होता है, तो क्लाउड बना लेता है। हवा इन क्लाउड को उड़ा के दूर तक ले जाती है और अलग अलग जगह पर बारिश होती है, जिसको हम कहते हैं ना मानसून आ गया। तो ओशन वगैरह से पानी इवेपरेट होकर क्लाउड बना के यही आता है और बरसता है, तो हम कहते हैं मानसून है। अगर इवेपरेशन ज़्यादा होगा तो क्लाउड्स आपके हैवी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, हवा इनको ज़्यादा दूर तक पहुंचा नहीं पाएगी। तो दिक्कत क्या होगी, ये जो क्लाउड्स हैं ये समुंदर के किनारे वाले एरिया में ज़्यादा बारिश कर देंगे, जिसकी वजह से बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी। और क्योंकि भारी हो गए थे, हवा इनको दूर तक पहुंचा नहीं पाई, तो दूर के जो एरियाज़ हैं वहाँ तक ये क्लाउड्स पहुँच नहीं पाए, वहाँ बारिश कम हो जाएगी और उन इलाकों में सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो पीछे की कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। यहाँ इतना डिटेल में रीज़न आपको दिया नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, हाँ चीज़ें आपको याद रहे, समझ में आए क्या हो रहा है, कि कैसे कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ पे तो जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सा है कि वाटर इवेपरेट होता रहे, क्लाउड बनता रहे, हवा इनको दूर तक लेती जाए, अलग अलग जगह पे बारिश करे। लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इवेपरेशन रेट फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा हैवी क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे, तो कहीं पर ज़्यादा बारिश हो जाएगी, कहीं पर कम बारिश हुई या कहीं पर हुई नहीं, तो ये जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई। इसकी वजह से जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाती है, इसकी वजह से सूखा पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रही है। कैसे होगी मैंने आपको बता दिया। तेज बारिश हुई, अपने साथ जो मिट्टी है उसकी जो टॉप लेयर है उसको बहा ले गई, और टॉप लेयर ही आपकी फर्टाइल होती है, वो चली गई तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। अब जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका टेक्सचर कैसा है, बनावट कैसी है, कलर कैसा है, ये प्लांटेशन और वेजिटेशन से अफेक्ट होती है। अगर हम प्लांटेशन करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो पहली बात ये सॉइल को बाइंड करे रहते हैं, इनकी जो रूट्स है वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं, तो जो बारिश होती है तो ये अपने साथ टॉप लेयर को बहा नहीं पाती। दूसरी बात, यही प्लांट जब डेड करते हैं तो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी और डार्क दिखती है। अगर फॉरेस्ट एरिया में आप जाओ, वहाँ की मिट्टी देखो तो एकदम ब्लैक कलर आपको दिखेगी, डार्क कलर की दिखेगी, क्योंकि वहाँ ह्यूमस का कंटेंट ज़्यादा होता है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल वहाँ डेड कर गए थे, गल सड़ के वो सॉइल का पार्ट बन गए, तो ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से प्लांटेशन और वेजिटेशन सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर ट्रीज कम होंगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेज द लोअर एंड हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अब टॉप की ऊपर की लेयर अगर चली जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो नीचे जो होता है मिट्टी के, वो एक हार्ड पथरीली सी लेयर होती है। दिस सॉइल है लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। ऊपर की टॉप लेयर हट गई, अब नीचे की पथरीली वाली ज़मीन बची। यहाँ पर जो मिट्टी होगी इसमें ह्यूमस भी कम होगा, ये फर्टाइल भी कम होगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड थी वो कन्वर्ट हो गई डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में। इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन क्या है? यही जो धीरे धीरे फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। इंग्लिश में लिखना चाहो सरल लिख सकते हो, ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल की पोरोसिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि रूट्स ज़मीन को फाड़ के अंदर तक जाती है, जगह बन जाती है, तो पानी जब जाता है तो वही जो खाली जगह है वहाँ पर स्टोर हो जाता है। अगर पेड़ कट जाएंगे तो सॉइल के अंदर उतनी जगह नहीं बचेगी जहाँ पर पानी जाकर स्टोर हो सके, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन रेट, इज रिड्यूस्ड। अब अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, मिट्टी अपने अंदर पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रही है, तो दिक्कत ये होगी कि जैसे बारिश वगैरह हुई, पानी यहाँ सरफेस पे है, ये मिट्टी के अंदर आसानी से नहीं जा पाएगा, सरफेस से ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सॉइल में बीच बीच में ज़्यादा जगह है ही नहीं, जगह नहीं है, पानी आसानी से जा नहीं पा रहा है, तो कम पानी अंदर जाएगा, यानी इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब वो पानी जो सरफेस पे है
वो ग्राउंड पे कितनी तेजी से जा रहा है, अंदर कितनी तेजी से जा रहा है, ये इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा। अगर सॉइल की सरफेस पे जो पानी है वो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर जा रहा है तो हम कहेंगे इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, पानी ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है, ग्राउंड के अंदर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि सॉइल के बीच में ज्यादा जगह ही नहीं है, पानी को जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। थोड़ा थोड़ा करके पानी जाएगा, धीरे धीरे करके पानी जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि जो मूवमेंट है वाटर का फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, ये कम हो जाता है, जिसको हम इन्फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। अगर कम पानी जमीन के अंदर जा रहा है, यानी जो भी बारिश होगी पानी यहाँ ऊपर ही रह जाएगा और ढाल जहां मिलेगा बह के निकल जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो और भी जो प्रॉपर्टी है सॉइल की, जैसे उस सॉइल के अंदर कितना न्यूट्रिएंट है, उसका क्या टेक्सचर है, ये भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से चेंज हो जाता है। क्योंकि एक तो सॉइल इरोजन हो जाता है, टॉप की लेयर हट गई तो जो ऊपर न्यूट्रिएंट थे वो चले गए, कम हो गए। ऊपर की लेयर दिखने में भी अलग होती है, वो हट गई, नीचे वाली लेयर अब दिखाई पड़ रही है, तो उसके जो टेक्सचर है, बनावट है, वो भी बदल गया। फिर जो पेड़ पौधे डेड होके गिर रहे थे, ह्यूमस बनना था उनसे, वो भी अब कम बनेगा। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट है वो कम मिलेगा, टेक्सचर बदल जाएगा। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट फॉरेस्ट से हमको मिलते हैं। उन प्रोडक्ट को आप लिस्ट करो तो कौन कौन से प्रोडक्ट है? देखो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ यहाँ पर मैं नाम आपको लिखाई देता हूँ। ऑयल हो गया, गम्स हो गया, टिम्बर हो गया यानी फर्नीचर के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है वो, हनी, फिर जानवरों के लिए जो चारा होता है, फॉडर, और यहाँ से हमको फ्रूट्स भी तो मिलते हैं, रबर मिलता है, लकड़ी से ही हमारा पेपर बनता है तो पेपर हो गया। बहुत सारे आइटम आप लिख सकते हो। वी विल फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो ये जो प्रोडक्ट हमको फॉरेस्ट से मिल रहे हैं इनकी कमी हो जाएगी अगर इसी तरीके से हम ट्रीज को कट करते रहे तो। एक्टिविटी 5.2, एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन। हाउ? एनिमल की जो लाइफ है वो भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से अफेक्ट होती है। किस तरह से, ये आप बताओ। लिस्ट पॉइंट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। तो वो कौन कौन से पॉइंट है जिससे आप ये बता सकते हो कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनिमल की लाइफ भी अफेक्ट होती है। तो वो पॉइंट्स आप लिखो, क्लास में डिस्कस करो। तो कुछ पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। तो पहला पॉइंट है लॉस ऑफ हैबिटेट। भाई एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। अगर जंगल काट दोगे तो उनका घर खत्म हो जाएगा कि नहीं। दूसरा पॉइंट है लॉस ऑफ फूड सोर्सेज। भाई ट्रीज वगैरह से तो उनको फूड मिल रहा था, अगर उनको कट कर दोगे तो खाना कैसे उनको मिलेगा, खाने की कमी हो जाएगी। तीसरा है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो जंगल के अलावा कहीं बाहर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो जिंदा ही नहीं रह सकते। तो अगर जंगल आप कट कर दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है फोर्स्ड माइग्रेशन। जंगल आप कट करोगे, ट्रीज को कट करोगे तो वहाँ रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे? माइग्रेट कर जाएंगे, छोड़ के दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर तो अब रहने लायक रह नहीं गया है, जंगलों को काटा जा रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। तो जो एरिया जंगल का आप कट करोगे वहाँ से जो एनिमल्स है वो माइग्रेट कर जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। अब आप सोचो आपको अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़े तो कितना दिक्कत होगी कि नहीं। तो वैसे उनको भी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी लाइफ इफेक्ट होती है कि नहीं। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो इंक्रीज्ड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इंसानों एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट जो है, झगड़ा, वो बढ़ जाएगा। कैसे झगड़ा बढ़ जाएगा? भाई आप उनके घर में घुस के उनका जंगल काट दोगे तो उनको खाने वगैरह की दिक्कत हो जाएगी, रहने की दिक्कत हो जाएगी, तो वो कहीं दूसरी जगह जाना चाहेंगे। पता लग जगह ढूंढते ढूंढते इंसानों के एरिया के अंदर चले आए, विलेज के अंदर घुस गए। अक्सर होता है ना, पता लगा शेर आ गए गाँव के अंदर, या वहाँ पर आपने शहरी बसा दिया, शहर के अंदर चला आया। तो ये दिक्कत होती है कि फूड और शेल्टर की तलाश में वो इंसानों के एरिया के अंदर भी आ जाते हैं, विलेजेस के अंदर, टाउन्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर ये जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं वो चले आते हैं। फिर इंसान के ऊपर अटैक करता है कि तुम हमारे घर में कैसे आ गए? अरे तुम उनके घर में क्यों गए थे? तुम उनके घर में गए, उनके घर को बर्बाद किया। वो तो बेचारे नए घर की तलाश में, खाने की तलाश में आए हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं, वो हमने देख लिया। एक बार शॉर्ट में सारा पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की है, जैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करना, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराना। ठीक है, तो हाँ, क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं लिखाऊंगा नहीं, मतलब बोल दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख देना, नहीं तो नोट्स में आपको इस तरह से मिल जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में पहला पॉइंट आता है इंक्रीज टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये चीज़ें होती हैं। थर्ड पॉइंट है ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। फोर्थ पॉइंट है डिक्रीजेज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीजेज चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। सिक्स पॉइंट है रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। ये कुछ मेन पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप प्रयागराज से हो और मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
5.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो आर वरीड। अब पहेली और बूझो को जब ये पता चला कि डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होगा तो उनको चिंता होने लगी। वो प्रोफेसर अहमद के पास गया और उन्होंने पूछा हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। ये जाकर प्रोफेसर अहमद से उन लोगों ने पूछा। अब पहले हम बायोस्फीयर के बारे में जान लेते हैं। इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। तो बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, ओशंस हो गया, पॉन्ड्स, लेक्स, हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा, क्योंकि बर्ड्स, इंसेक्ट हवा में भी तोड़ने वाले होते हैं। तो जहां जहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे क्या कह रहा है, विच सपोर्ट्स लाइफ, और ऐसी चीजें जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। जैसे वाटर, बिना पानी के मछली क्या हवा में तोड़ेगी नहीं। इसी तरह सॉइल हो गया, बिना सॉइल के प्लांट्स नहीं ग्रो हो सकते। सनलाइट हो गया, तो ये सारे बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। तो बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और वो सारी चीजें जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पा रही है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जिसको हम शॉर्ट में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, बायो का मतलब कोई भी लिविंग थिंग से रिलेटेड, लाइफ, जिंदगी। डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, तो वर्ड से ही मीनिंग निकल आया, यानी जिंदा चीजों में जो वेराइटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेराइटी है, वही बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। तो ये कह रहा है रिफर्स टू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, वही है बायोडाइवर्सिटी। दियर इंटर रिलेशनशिप्स, तो अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ गए। इनका इंटर रिलेशनशिप यानी आपस में जो रिलेशन है, जैसे प्लांट, डियर और लॉयन का क्या रिलेशन है कि प्लांट को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है, तो आपस में इनका ये रिलेशन है कि एक दूसरे के लिए फूड की तरह काम करते हैं। एंड दियर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट, अच्छा इनका एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेशन होता है। जैसे प्लांट का सनलाइट के साथ रिलेशन है, एनिमल्स का सनलाइट के साथ रिलेशन है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा। इनका वाटर के साथ रिलेशन है, ये सब पानी पी के भी जिंदा रहते हैं, अगर पानी ना मिले तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। वाटर भी ज़रूरी है, एयर भी ज़रूरी है, प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए। ठीक है, तो दो वर्ड आप समझ गए। बायोस्फीयर क्या है, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं और वो चीज़ें जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जिंदा रखने में मदद करती हैं। और बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग जो वैरायटी अर्थ पे रहती है उसकी बात करते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ गया। तो बच्चे प्रोफेसर अहमद के पास गए और पूछा किस तरीके से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड बूझो एंड दियर क्लासमेट। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि देखो ऐसे नहीं बताएंगे, पहले काम करते हैं, आपको एक जगह ले चलते हैं। तो पहेली, बूझो और इनकी क्लासमेट को वो एक बायोस्फीयर रिजर्व लेकर गए। अच्छा, पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ नीचे जो बॉक्स दिया है, यहाँ पर कुछ डिटेल दी है, उसको समझ लेते हैं, तो आपके लिए वहाँ पर जो हम बात करेंगे वो समझना आसान हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना, दियर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन अनमार्क्ड। किसी एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं और किसी एरिया में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम फौना कहते हैं। तो अगर फ्लोरा और फौना को और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, उसको अनमार्क्ड कर देते हैं, यानी चिन्हित कर देते हैं, निशानदेही कर देते हैं। यानी ऐसे बता देते हैं भैया ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये है आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जैसे ही आपने इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम दे दिया तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड जो रूल एंड रेगुलेशन है वो यहाँ अप्लाई होने लगते हैं। मतलब यहाँ आकर जो मर्जी है वो कर नहीं सकते, कुछ सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। या अगर कह दिया कि भैया ये जो एरिया है ये नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो लगेंगे। या कह दिया कि भैया ये जो एरिया है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के जो रूल एंड रेगुलेशन है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, वो सारे आपको फॉलो करने होंगे। और ये जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि उस एरिया के अंदर जो फ्लोरा और फौना है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम बचाते हैं। वरना अगर हम कुछ ना करें तो लोग जाके पता लगा जानवर का शिकार कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जो मर्जी है वो कर रहे हैं, तो वहाँ जो प्लांट्स एनिमल्सों को नुकसान होगा कि नहीं। तो बचाने के लिए हम ये काम करते हैं। प्लांटेशन यानी पौधा लगाना, कल्टीवेशन यानी खेती करना, ग्रेजिंग यानी जानवर वगैरह चराना, फेलिंग ट्रीज पेड़ गिराना, हंटिंग करना एंड पोचिंग यानी मारना, किल करना आर प्रोहिबिटेड देयर। तो यहाँ पर जाके आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, खेती नहीं कर सकते, जानवर नहीं चरा सकते,
पेड़ नहीं गिरा सकते, जानवरों को शिकार नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते, तो ये सारे काम प्रोहिबिटेड होते हैं इन एरियाज के अंदर। अब बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक चीज़ डाउट आपके आ रहा होगा कि प्लांटेशन क्यों मना है। भाई अगर हम जंगल में जाकर या ये जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर जाकर हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, लेकिन नहीं। देखो हर जगह का अपना एक एनवायरनमेंट होता है कि भाई यहाँ पर इस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं। अब कोई दूसरे तरीके का प्लांट आप जाके वहाँ लगा दोगे, यानी अगर मान लो प्लांटेशन अलाउ कर दिया गया कि भैया कोई भी आके यहाँ पेड़ लगा सकता है, अब मान लो ऐसा प्लांट लगा दिया जाके जो उस एरिया के लिए सही नहीं है, उसके आसपास जो दूसरे प्लांट हैं उनके लिए सही नहीं है, तो नुकसान कर दे कि नहीं। बाहर से एक प्लांट लगा दिया, अब उस प्लांट से बीमारी फैल गई तो कौन जिम्मेदार होगा। पता लगा अच्छा काम करने गए थे, हो गया नुकसान। तो प्लांटेशन भी मना होता है। अब चलिए जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो वो एरिया जहां पर एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से, यानी ऐसा कोई काम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाके नहीं कर सकते जिससे वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ जो एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब हो और उनका जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो। यानी ऐसा नहीं कि आप जाके पेड़ काट लिया करें, हम तो एनिमल कुछ नहीं कर रहे ना, हम तो पेड़ काट रहे हैं, लेकिन उस पेड़ के काटने से एनिमल को डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं, तो ये काम नहीं कर सकते। फिर आता है आपका नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्स। तो ये वो एरिया है जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व रहता है, जहाँ वो आज़ादी से घूम सकते हैं, अपना जो हैबिटेट है, नेचुरल रिसोर्स है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम एनिमल्स को बिल्कुल नहीं छेड़ते, ना इनकी हैबिटेट को कोई नुकसान पहुँचाते हैं। अब आप कहोगे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं। फिर तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। यहाँ बहुत सारे काम आप कर सकते हो जाके, जैसे वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं आसपास के, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी लोग, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, तो वो अपने जानवर चरा सकते हैं और जलाने के लिए लकड़ियाँ ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में ये सारी चीज़ें बिल्कुल मना होती है। वहाँ जानवरों को चरा नहीं सकते, वहाँ से आग के लिए लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यानी नेशनल पार्क अगर किसी एरिया को मार्क कर दिया गया कि भाई ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये नेशनल पार्क है, तो इंसान जाकर किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। जैसे फॉरेस्ट है और रहने वाले वहाँ जो एनिमल्स हैं उनको वैसे ही छोड़ दो आप। इसकी डिटेल अभी आगे आएगी तो हम वहाँ देखेंगे। फिर बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोस्फीयर का पार्ट है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको यहाँ पर बचाया जाता है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, प्लांट्स हो, एनिमल रिसोर्सेज हो, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, यानी वहाँ रहने वाले आदिवासी, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी बचाया जाता है, उनको भी आप जाके कोई हार्म नहीं पहुँचा सकते लिविंग इन दैट एरिया। ठीक है, अभी ये तीनों चीज़ें हमारी डिटेल में आएगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। हाँ, तो जो ऊपर हम बात कर रहे थे वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने ऑर्गेनाइज किया कि चलो पहेली बूझो उनके क्लासमेट को एक बायोस्फीयर रिजर्व ले चलते हैं। तो उन्होंने एक प्लेस सेलेक्ट की जिसका नाम था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. अब मैप से आपको मैं थोड़ा चीज़ समझाता हूँ। देखो डायरेक्ट भी आपको मैं बता सकता था, लेकिन जितना आप इमेजेस को देखोगे, जितना आप मैप, डायग्राम, फिगर्स देखोगे, उतना चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आसानी से भूलेगी नहीं। इसलिए हर चीज़ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज़ ये नहीं कि मैं आपको पढ़ा के आगे निकल जाऊँ, बल्कि ये कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, चीज़ें आपको याद भी रहें। देखो ये जो स्टेट आप देख रहे हो ये है मध्य प्रदेश। इसमें यहाँ पर आपका पचमढ़ी है। ये जो हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो कई सारी माउंटेन रेंजेस होती हैं, यानी ऐसे लगातार पहाड़ होते हैं ना, तो वो आपकी माउंटेन रेंज कहलाती है। तो ये यहाँ पर जो आप माउंटेन रेंज देख रहे हो, लगातार आपको पहाड़ मिलेंगे, यही आपके अपर हिमालय कहलाते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप आओ तो ये जो एरिया आप देख रहे हो वेस्टर्न घाट्स, तो पचमढ़ी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी उसी तरीके के होते हैं जो आपको अपर हिमालयाज के अंदर और वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और वेस्टर्न घाट्स में भी स्पेशली जो लोअर वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पर जो प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं वैसे ही आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। तो प्रोफेसर अहमद का मानना ये है कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिक है, यानी इस तरीके की बायोडाइवर्सिटी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। उन्होंने रिक्वेस्ट की माधव जी से, जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, जंगल में नौकरी करते हैं, टू गाइड द चिल्ड्रन इनटू द बायोस्फीयर रिजर्व। तो माधव जी से कहा कि आप बच्चों को जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लेके चलिए, आप गाइड करिए, आपको पता होगा रास्ता, आप यही काम करते हो।
He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसे एरियाज जिनकी कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, यानी जहां पर ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जिनको प्रिजर्व करना, बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो एरियाज जहां पर ये पाए जाते हैं उनको प्रिजर्व करना क्या करता है, मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। तो जब हम ऐसे एरियाज को प्रिजर्व करते हैं जिनकी कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है तो वो हमारे नेशनल हेरिटेज का पार्ट बन जाते हैं। नेशनल हेरिटेज यानी कोई ऐसी चीज़, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई जगह हो सकती है जिसकी कोई वैल्यू हो, जो नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपका ताजमहल हो गया, ये ऐसी बिल्डिंग है जो कि नेशनल हेरिटेज के अंदर आती है, हमारे देश के लिए वैल्यू है। तो ऐसे एरियाज जिनकी एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो इन एरियाज को जो हम प्रिजर्व करते हैं तो वो हमारे नेशनल हेरिटेज का पार्ट बन जाते हैं। Madhavji explains to children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. तो हमारी सोसाइटी की जो कोशिश है उसके अलावा गवर्नमेंट भी ऐसे काम करती है जिससे फॉरेस्ट और एनिमल को बचाया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके। गवर्नमेंट क्या करती है, लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। वो ऐसे रूल्स बनाती है, ऐसे मेथड्स बताती है जिससे फॉरेस्ट और वहाँ रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके। Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserve, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in that area. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये वो प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, जो उस एरिया के अंदर पाए जाते हैं। एक्टिविटी 5.3, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। रिकॉर्ड इन टेबल 5.1, शो दीज एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। तो ये टेबल नीचे दिया है, इसको आपको फिल करना है। देखो, मैं रहता हूँ प्रयागराज में, जो कि यूपी के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, तो मैं इस हिसाब से फिल कर देता हूँ। आप जिस शहर में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, कंट्री तो हम लोग का सेम ही होगा, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना कोई नेशनल पार्क है, ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ना कोई बायोस्फीयर रिजर्व है। स्टेट की बात कर लें तो दुधवा नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी के अंदर पड़ता है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। कंट्री के अंदर बात कर ले तो हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। एक आप लिख सकते हो हेमिस, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला के अंदर है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब डिटेल में समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर्ड बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो अब ये लोग बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के अंदर गए। माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरियाज होते हैं जो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए बनाया जाता है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। जैसा कि आप जानते ही हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसी भी एरिया के अंदर जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वही बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो एरिया मार्क करते हैं उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या करता है, उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। अगर ऐसा हम ना करें तो कोई भी जा रहा है पेड़ काट दे रहा है, किसी भी जानवर का शिकार कर ले रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा कि नहीं। और फिर वहाँ जो ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, उनका जो कल्चर है वो कल्चर भी मेंटेन रहे, बना रहे, इसलिए हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। यानी अलग से कुछ नहीं बनाना होता, बस एरिया मार्क कर देते हैं कि भैया ये जो एरिया है ये बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर ये नियम कानून है जो लगेंगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। अब बायोस्फीयर रिजर्व देखो बड़ा एरिया होता है, यानी इसका मकसद होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ तक कि आदिवासी जो लोग वहाँ रहते हैं, उन सब को प्रोटेक्ट करना है, उन सब की हेल्प करनी है। अब इसके अंदर अंदर भी अलग से एरियाज बना दिए जाते हैं। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर लें तो इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है बोरी और पचमढ़ी। तो ये नीचे मैप है, आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपका पचमढ़ी सेंचुरी है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पर जो डार्क ग्रीन कलर से आप देख रहे हो ये बोरी सेंचुरी है। इनके अंदर भी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे चुरना हो गया, धैन हो गया, बोरी हो गया, ये कुछ विलेजेस हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे लोग घूमने जाते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर रहने वहने का भी इंतजाम रहता है। फिर ये जो आप देख रहे हो ये आपका सतपुरा नेशनल पार्क है। इसी सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर एक जगह है जिसको हम नीम घान कहते हैं। ये ग्रास लैंड है, बड़ा सा मैदान है, बड़ी बड़ी घासें हैं, यहाँ भी लोग घूमने जाते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप का है। बाकी ये जो लिखा है टू पिपरिया और पनर पानी गेट, ये मैप में सही से मार्क नहीं है, सिंपल लिख दिया है। अरे कहाँ पर गेट है ये तो दिखाओ। बेसिकली इसका गेट आई थिंक सतपुरा नेशनल पार्क के एंट्रेंस पे है, यहाँ पर कहीं है।
तो ये थोड़ा मार्क करके दिखाना चाहिए था। और पिपरिया तो इधर साइड, यहाँ कहीं बाहर साइड पड़ता है। खैर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ जो आपको ऊपर लिखी है, क्योंकि मैप इस तरह से आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एक का नाम है बोरी और दूसरा का नाम है पचमढ़ी। एक्टिविटी 5.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। तो वो फैक्टर बताओ जो आपके एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स या एक्टिविटीज होंगे जो कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे होंगे अनजाने में, यानी उससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है लेकिन पता नहीं लोगों को कि इससे कैसे नुकसान पहुंच रहा है। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ऐसी एक्टिविटीज को आप लिस्ट करो जिनकी वजह से अनजाने में बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। हाउ कैन दीज बी चेक्ड, तो किस तरीके से इन फैक्टर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, एक ब्रीफ सी रिपोर्ट बनाओ अपनी नोटबुक के अंदर। तो इसका आंसर मैं आपको लिखा देता हूं। तो पहली चीज जो आपसे यहां पूछी जा रही है कि फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी, वो कौन सी चीज है जो आपके आसपास की बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करती है। तो जनरली वही सारे फैक्टर्स होते हैं जो हर जगह की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। पहला पॉइंट इसमें हो गया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जैसे फॉरेस्ट को क्लियर करना, वेटलैंड्स हो गया, ग्रासलैंड हो गया, इनको खत्म करना ताकि वहां पर खेती की जा सके, रोड बनाया जा सके, कोई और कंस्ट्रक्शन किया जा सके। जैसे मान लो आपके आसपास कोई जंगल का एरिया था, अब उसको काट के फैक्ट्री लगा दी गई, यहाँ वहाँ रोड बनाई गई या कोई और बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा कि नहीं। फिर दूसरा पोल्यूशन हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पोल्यूशन, ये बहुत सारी स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं। फिर तीसरा हो गया क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में जैसे राइजिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, तो वहाँ की जो स्पीशीज़ है और वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुँच रहा है। फिर फोर्थ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बहुत ज़्यादा फिशिंग कर ली आपने, मछली पकड़े ही जा रहे हो, बहुत ज़्यादा हंटिंग कर ली, पोचिंग कर ली, यानी एनिमल्स को किल कर दिया, तो उनकी पॉपुलेशन इससे कम हो जाएगी। फिफ्थ हो गया इन्वेजिव स्पीशीज़, यानी ऐसी स्पीशीज़, ऐसे जानवरों को ले जाकर उस एरिया के अंदर छोड़ दो जो वहाँ के है ही नहीं। जैसे पोलर बियर को ला के यहाँ छोड़ दो तो क्या करेगा, बेचारा मर जाएगा वो। या किसी एरिया के अंदर मान लो लॉयन नहीं है, अब शेर को आपने कहा कि चलो यहाँ ले आकर शेर छोड़ देते हैं, तो और जो एनिमल है उनको खा जाएगा वो। तो ये भी देखा जाता है किसी एरिया के अंदर किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर वैसे ही एनिमल्स रहने चाहिए, या किस तरीके के प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं वही प्लांट्स वहाँ होने चाहिए। बाहर से कोई दूसरे तरीके का प्लांट या दूसरे तरीके के एनिमल ले आकर दूसरी बायोडाइवर्सिटी के अंदर अगर आप छोड़ दोगे तो इससे वहाँ के रहने वाले जो लोकल हैं उनको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपसे पूछा था कि ह्यूमन एक्टिविटी जो कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रही है अननोइंगली, ये कौन सा है। तो पहला इसके अंदर है यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। खेती में ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो, ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। थ्रोइंग प्लास्टिक एंड वेस्ट इनटू रिवर और नेचुरल प्लेसेस, क्लियरिंग लैंड फॉर रोड्स एंड हाउसेज विदाउट कंसिडरिंग वाइल्ड लाइफ। रोड बनाने के लिए आप काटे जा रहे हो पेड़ वगैरह, घर बनाना है, पेड़ वगैरह काट दिया आपने, तो इससे नुकसान हो रहा है। कटिंग ट्रीज फॉर वायरवुड और फर्नीचर विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस। फिफ्थ पॉइंट है यूजिंग व्हीकल्स इन फॉरेस्ट एरिया एंड डिस्टर्बिंग एनिमल्स। फॉरेस्ट एरिया के अंदर आप गाड़ी लेके चले जा रहे हो, धुआं हो रहा है, उससे हॉर्न बजाए जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एनिमल को डिस्टर्ब करती हैं। अब कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, यानी कैसे बचा जा सकता है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। लोगों को जागरूक करना, बताना कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे बचा सकते हैं, यही चीज़ें तो आपको पढ़ाई जा रही है। तो ये एजुकेशन देना, क्योंकि आप जान जाओगे तो बचोगे आप। फिर स्ट्रिक्ट लॉज एंड इन्फोर्समेंट, सख्त कानून बनाए जाने चाहिए और वो लागू भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कानून बन गया कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि उस कानून को जो तोड़े उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। जैसे इल्लीगल हंटिंग पे बैन लगना चाहिए, गैर कानूनी तरीके से आप शिकार नहीं कर सकते। लॉगिंग हो गया, लॉगिंग मतलब होता है ट्री वगैरह को काटना ताकि उसको बेचा जा सके। एंड ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं उसका व्यापार हो रहा है, उसको पकड़ के ले जाके बेच रहे हैं, तो ये सब ना किया जाए, इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनने चाहिए और वो कानून लागू होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है एफॉरेस्टेशन, और ट्रीज़ को प्लांट करो ताकि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं, जो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, वो रिस्टोर हो सके, वापस से वो सही हो सके। फिर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, चीज़ों को रिसाइकिल करना, प्लास्टिक के यूज़ को कम करना, डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, जो वेस्ट है कचरा वगैरह उसको सही तरीके से डिस्पोज करना। फिर फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन एफर्ट। लोकली लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। जिस एरिया के अंदर आप रहते हो वहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए लोगों को तैयार करना, लोगों से बात करना, एक्शन प्लान बनाना कि क्या किया जाए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी का पार्ट था, इसका आंसर मैंने दिखा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। 5.5 फ्लोरा एंड फौना।
As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. तो जैसे जैसे वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर चले तो वहाँ की हरियाली जो थी उसको अप्रिशिएट करने लगे कि वाह कितना हरा भरा इन्वायरमेंट है यहाँ का. दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट के अंदर जो टॉल टीक ट्रीज हैं यानी सागौन के जो ट्रीज हैं उनको देख के बड़े खुश हुए. वहाँ जो एनिमल्स थे उनको देख के बड़े खुश हुए. अचानक से पहेली को एक रैबिट दिखा. वो उसको पकड़ना चाह रही थी तो पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी. प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका और एक्सप्लेन किया दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. कि जो एनिमल्स हैं ना यहाँ के वो अपने हैबिटेट में अपने घर के अंदर खुश हैं और बड़े आराम से हैं, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. भाई क्यों पकड़ रहे हो आप. माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया. तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि आमतौर से किसी खास जगह पाए जाते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया. तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि किसी जगह पर जैसे हमने कह दिया कि भाई ये जगह है, इस जगह के अंदर जो भी प्लांट्स पाए जाएंगे वो उस एरिया के फ्लोरा कहलाएंगे और इस एरिया के अंदर जो भी एनिमल्स पाए जाएंगे वो उस एरिया के फौना कहलाएंगे. ठीक है. साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो वहाँ के फ्लोरा कहलाए, उनके नाम आपको यहाँ दिए हैं. और यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको वहाँ के हम फौना कहेंगे, उनके नाम आपको यहाँ दिए हैं. कुछ की इमेज भी आपको दी है, आप देख सकते हो. यानी ये वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाए जाते हैं, तो वो यहाँ के फ्लोरा और फौना हो गए. एक्टिविटी 5.5 ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम. तो आपके एरिया के जो फ्लोरा और फौना है उनको पहचानो और उनको लिस्ट करो. भाई सिंपल सी बात है, अपने एरिया में आसपास घूमो, जो भी प्लांट्स ट्रीज आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो फ्लोरा के अंदर लिख लो. जो भी एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं या आप जानते हो कि हाँ भाई ये एनिमल्स हमारे एरिया में पाए जाते हैं, उनका नाम लिख दो फौना के अंदर. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो आप जहाँ रहते हो उसके हिसाब से अपना लिख सकते हो. 5.6 एंडेमिक स्पीशीज. सून द ग्रुप क्वाइटली इंटर्स द डीप फॉरेस्ट. अब जो बच्चों का ग्रुप था वो डीप फॉरेस्ट के अंदर यानी और गहराई में जंगल के और अंदर पहुंच गया. चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल. तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गिलहरी देखी, उसको देख के सरप्राइज हो गए. ये जो स्क्वायरल थी उसकी बड़ी फ्लफी टेल थी, यानी बड़ी सी बालदार उसकी टेल थी. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. अब इसके बारे में वो जानना चाह रहे थे ये किस तरीके की गिलहरी है, ऐसा तो हमने पहले नहीं देखा. माधव जी ने उनको बताया दैट दिस इज नोन एज द जाइंट स्क्वायरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया. कि ये जो आप गिलहरी देख रहे हो ना, ये जाइंट स्क्वायरल इसको हम कहते हैं और ये इस एरिया के लिए एंडेमिक है. अब एंडेमिक क्या होता है थोड़ा वो समझ लेते हैं. एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया. तो एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज है, वो प्रजाति है प्लांट्स और एनिमल्स की, यानी उस तरीके के प्लांट और एनिमल हैं जो कि खास तौर से किसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं, यानी सिर्फ वहीं पाए जाएंगे और कहीं और नहीं पाए जाएंगे. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. नेचुरली और कहीं नहीं पाए जाएंगे. फ्लोरा, फौना और एंडेमिक स्पीशीज में आप कंफ्यूज ना होना. किसी एरिया के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो वहाँ के फ्लोरा कहलाते हैं और किसी जगह पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम फौना कहते हैं. अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है जो कहीं पाए जाते हैं, हो सकता है दूसरी जगह भी पाए जाएं, लेकिन एंडेमिक स्पीशीज वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ किसी खास जगह ही पाए जाते हैं. जैसे मान लो यहीं पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे नेचुरली. अब कहोगे नेचुरली का मतलब क्या है, मतलब अपने आप से पाए जाते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कंगारू है, वो ऑस्ट्रेलिया के एंडेमिक स्पीशीज हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं नेचुरली. लेकिन इनकी स्मगलिंग भी होती है. कुछ लोग होते हैं पैसे वाले, उनको शौक होता है कि यार हम चाहते हैं कि कंगारू पालें, तो वो पैसा दे के चुपके से खरीद लेते हैं. या कोई कंगारू पकड़ के ले आया, दूसरी जगह छोड़ दिया, तो जहाँ पर छोड़ा, मान लो ऑस्ट्रेलिया से उठाया अमेरिका के अंदर छोड़ दिया, अमेरिका किसी जंगल में छोड़ दिया, तो वो अमेरिका के नेचुरली हुए नहीं, वो तो ले जाके छोड़ दिया ना किसी ने. नेचुरली तौर पे अपने आप से अमेरिका के अंदर कंगारू नहीं पाए जाते, लेकिन अगर कोई ले जाके छोड़ दे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो एंडेमिक स्पीशीज फ्लोरा फौना में डिफरेंस समझ गए. किसी जगह पर भी जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो वहाँ के फ्लोरा और फौना होते हैं. लेकिन ऐसे प्लांट और एनिमल जो किसी खास जगह ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, वो उस एरिया की एंडेमिक स्पीशीज कहलाती है.
अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। अब जैसा कि मैंने बताया कि वो प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ जो किसी खास जगह ही पाई जाती है वो एंडेमिक स्पीशीज़ होती है। अब वो जो खास एरिया है वो कोई जोन हो सकता है, कोई इलाका हो सकता है, या पूरा कोई स्टेट हो सकता है, या कोई कंट्री हो सकता है। जैसे एक फ्रॉग है, उसका नाम है दुधवा ट्री फ्रॉग। ये उत्तर प्रदेश का एंडेमिक है, यानी ये जो फ्रॉग है सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। कंगारू को मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लिए एंडेमिक है, यानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो वो जो इलाके की हम बात कर रहे हैं वो कोई जोन हो सकता है, छोटा सा इलाका हो सकता है, या कोई स्टेट हो सकता है, या पूरा कंट्री हो सकता है कि भैया ये प्लांट या ये एनिमल इसी कंट्री के अंदर, इसी स्टेट के अंदर, इसी जोन के अंदर पाया जाता है। माधा जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो, तो नीचे इमेज आपको बनी है वाइल्ड मैंगो की, आप देख सकते हो, एज टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जो एंडेमिक फ्लोरा है, यानी ऐसे प्लांट्स या ट्रीज जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, वो कौन से हैं? एक तो साल हो गया, दूसरा वाइल्ड मैंगो हो गया। मैंगो तो कहीं पाया जाता नहीं, वाइल्ड मैंगो की बात हो रही है। इसी तरह बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, ये एंडेमिक फौना है इस एरिया के, यानी इस एरिया के अंदर और भी एनिमल्स पाए जाते हैं, वो सारे फौना के अंदर आएंगे, लेकिन जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं वो ये सब हैं, बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल, जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में। Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population, introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endangered their lives। तो प्रोफेसर अहमद ने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं इनके हैबिटेट को अगर हम बर्बाद करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, इंसानों की जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, वहाँ घर बना रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, इसकी वजह से, या फिर जहाँ पर ये लोग रहते हैं इनका जो हैबिटेट है वहाँ पर कोई नई स्पीशीज़ ले आके छोड़ दिया आपने। जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लॉयन नहीं पाए जाते, अब लॉयन आपने ले जाकर छोड़ दिया तो क्या करेगा, वहाँ के जो लोकल एनिमल्स पाए जाते हैं उनको खाने लगेगा, नुकसान होगा कि नहीं? तो नेचुरली तौर पे जो जहाँ का है वो वहीं रहने दो, कोई बाहर से कोई स्पीशीज ले आकर आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा प्लांट आपने लगा दिया जो जाकर वहाँ बीमारी पैदा कर दे, आसपास के जो प्लांट्स हैं, वहाँ के जो लोकल प्लांट्स हैं उनको नुकसान पहुँचा दे, ठीक है? तो इससे क्या होता है, ये जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं इनकी एग्जिस्टेंस को, इनकी ज़िंदगी को बड़ा खतरा हो जाता है। अब एक वर्ड कई बार हमारे सामने आ चुका है, स्पीशीज़, हिंदी में इसको हम प्रजाति कहते हैं। तो क्या होता है ये स्पीशीज़? अब अक्सर लोग इसके बारे में ये समझते हैं ना, जैसे एनिमल स्पीशीज़ के बारे में बात की गई तो वो कहेंगे डॉग, लॉयन, टाइगर, ये अलग अलग एनिमल की स्पीशीज़ हैं। प्लांट्स की बात कर लें तो नीम, मैंगो, गुआवा, ये अलग अलग ट्री की स्पीशीज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर जैसे हम डॉग की बात करें तो ये डॉग एक सिंगल स्पीशीज़ नहीं है, इसके अंदर भी फर्दर स्पीशीज़ होती हैं। बर्ड्स की बात कर लें तो पूरी बर्ड्स एक सिंगल स्पीशीज़ नहीं है, बल्कि उसके अंदर कई तरीके की बर्ड्स आती हैं, तो उनकी कई सारी स्पीशीज़ होती हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से एनिमल एक सिंगल स्पीशीज़ के हैं, कौन डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं? तो उसके लिए हमको इसके बारे में जानना होगा। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज़ पॉपुलेशन के उस ग्रुप को हम कहते हैं जो कि कैपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग के, यानी आपस में उनके बच्चे हो सकते हैं। तो जिनके आपस में बच्चे हो सकते हैं वो एक स्पीशीज़ कहलाएंगे। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़ एंड नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। तो एक तरीके की जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी मिल के उनके बच्चे हो सकते हैं। और वो बच्चे कैसे हों इसकी भी कंडीशन आपको बता दी कि एक तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मिल के, और उनकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी यानी कि बच्चे जो होंगे वो भी फर्टाइल होंगे, यानी उनके बच्चे के भी आगे चल के बच्चे हो सकते हैं। ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज, तो एक स्पीशीज के होंगे तो ये कंडीशन है। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक स्पीशीज के जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी उसके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स या जिसकी भी स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, तो उस स्पीशीज के जो भी मेंबर हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी उनके अंदर कॉमन चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि स्पीशीज़ है क्या। अब देखो, ये एक औरत है और ये एक आदमी है, ये दोनों एक ही स्पीशीज़ के मेंबर हैं, यानी इन दोनों की प्रजाति एक ही है। क्यों एक है? क्योंकि ये दोनों मिल के एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, यानी इन दोनों के मिलने से बच्चा हो सकता है, और ये बच्चा भी कैसा है? फर्टाइल है, यानी इसके भी आगे चल के बच्चे हो सकते हैं। तो ये कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए जो औरत है और आदमी है ये दोनों एक ही स्पीशीज़ के मेंबर हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखो, ये एक डॉग है, इसको हम ग्रेट डेन कहते हैं, और ये एक छोटा सा डॉग है, साइज़ में काफ़ी छोटा होता है,
इसका नाम है चिहुआहुआ। इन दोनों के भी आपस में मिल के बच्चे हो सकते हैं, जो कि ये है, नीचे इमेज आप देख सकते हो। हालांकि आप देखो ये दोनों दिखने में अलग है, इनका साइज भी काफी फर्क है। यहाँ देख सकते हो साइज कंपैरिजन, ये ग्रेट डेन है और ये चिहुआहुआ है। दोनों के साइज में कितना फर्क है, दिखने में बिल्कुल अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि आपस में मिलके इनके बच्चे हो सकते हैं, जिसकी इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है। और ये बच्चा वो है जिसके भी आगे चल के बच्चे हो सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखो, ये लॉयन है और ये टाइगर है, इनके भी आपस में बच्चे हो सकते हैं, यानी ये दोनों मिलके भी एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जिसकी इमेज मैंने नीचे लगाई है। लेकिन ये जो बच्चा है इसके आगे बच्चे नहीं हो सकते। तो ये दोनों मिलके बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो जो बच्चा होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, यानी उससे आगे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो लॉयन और टाइगर ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज के मेंबर नहीं है। क्योंकि एक सिंगल स्पीशीज के मेंबर होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसके मेंबर आपस में मिलके बच्चे पैदा कर सकें, वो बच्चे भी आगे चल के बच्चे पैदा कर सकें, यानी वो फर्टाइल हो, तभी वो एक स्पीशीज के मेंबर कहलाएंगे। लॉयन और टाइगर के केस में एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि इनके बच्चे हो सकते हैं, यानी मिलके एक इसमें से फादर बनेगा, एक मदर बनेगा, लेकिन वो जो बच्चा पैदा होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे स्पीशीज क्या होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी आपस में बच्चे हो सकते हैं और वो बच्चे फर्टाइल भी हों, यानी वो भी आगे बड़े होके बच्चों को जन्म दे सकते हैं, तो वो एक स्पीशीज के मेंबर्स कहलाएंगे। एक्टिविटी 5.6, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। तो आप जहाँ रहते हो वहाँ पर जो एंडेमिक प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनके बारे में आप पता लगाओ। तो आप जहाँ रहते हो वहाँ का पता लगाओ, लोगों से पूछ सकते हो, नहीं तो सिंपल गूगल कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ऊपर रह गया था, उसको भी हम देख लेते हैं। पहेली का क्वेश्चन है, आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज में वैनिश, इज इट ट्रू? पहली करी मैंने सुना है कि कुछ जो एंडेमिक स्पीशीज हैं वो वैनिश हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, क्या ये बात सच है? तो हाँ, जैसे कि स्पीशीज है फॉरेस्ट आउलेट, इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो कम होती जा रही है, एक दिन आएगा ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अभी तो ये एंडेमिक स्पीशीज हैं, किसी खास जगह ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्योंकि पॉपुलेशन की कम हो रही है ये वहां से भी खत्म हो जाएंगे, फिर दुनिया में कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। जैसे डायनासोर खत्म हो गए ना, उसी तरीके से बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि खत्म होने की कगार पे हैं। अगर आप क्लास 8 साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, एक्टिविटीज और टेबल्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है यानी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनके सोल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन, और लेटेस्ट सिलेबस के अंदर जैसा कहा गया है कि अब कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पर टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। 5.7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहेली ने एक बोर्ड देखा जिसपे लिखा था पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया दैट किलिंग, दैट इज पोचिंग। पोचिंग कहते हैं गैर कानूनी तरीके से शिकार करना, हंटिंग करना। यानी हंटिंग लीगल तरीके से भी की जाती है जहां परमिशन होती है, लेकिन जब बिना परमिशन के इलीगल तरीके से एनिमल्स को किल किया जाता है तो वो पोचिंग कहलाता है। तो प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को किल करना या फिर कैप्चर करना बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाता है, बहुत सख्ती से मना होता है, और कानूनी तौर पे इसके लिए आपको सजा भी मिलेगी अगर आप एनिमल्स को किल करते हो या फिर कैप्चर करते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अलग अलग टाइप की होती है, डिपेंड करता है वो कहाँ पर है, किस जगह पर लोकेटेड है, फॉरेस्ट के अंदर है या फिर कोई ग्रास लैंड है, बड़े बड़े घास के मैदान है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है, या फिर कोई वेट लैंड है। ठीक है, तो यहाँ जो बात की जा रही है वो रिजर्व फॉरेस्ट की बात की जा रही है, यानी ऐसे फॉरेस्ट जिनको रिजर्व कर दिया गया है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे दिया गया है। तो जब किसी फॉरेस्ट एरिया को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते हैं तो उससे ये होता है कि वहाँ की जो रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है और सूटेबल लिविंग कंडीशन मिल जाती है, यानी जैसे कंडीशन उनको जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए चाहिए वो मिल जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर रहते हैं तो उनको अलाउ होता है कुछ एक्टिविटीज़ करना, जैसे अपने जानवरों को ग्रेजिंग करा सकते हैं, चरा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, फायरवुड को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ रहते हैं उनको ये छूट मिली होती है कि इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि वहीं रहते हैं भाई, वो कहाँ जाएंगे, तो ज़रूरत की चीज़ें जंगल से ही ले सकते हैं। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। अब ये थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स क्या होते हैं?
देखो ऐसे एनिमल जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, दिन ब दिन कम होती जा रही है और इस बात का खतरा है कि वो दुनिया से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, कहीं पर भी आपको मिलेंगे ही नहीं, तो वो थ्रेटेंड एनिमल्स होते हैं, यानी उनकी स्पीशीज़ काफ़ी खतरे में है। जैसा कि ब्लैक बक हो गया, सलमान खान का जो केस था ना वो इसी ब्लैक बक से रिलेटेड था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो इनको 5 साल की सज़ा भी सुना दी थी, लेकिन अभी केस हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। व्हाइट आइड बक हो गया, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनासोरस एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये सब जो एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये काफ़ी कम है और इनको अगर नहीं बचाया गया तो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, तो इनको हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स। अब इंडिया की जो सेंचुरीज हैं उनका एक यूनिक सा लैंडस्केप है। लैंडस्केप मतलब जैसे आप कहीं पर देखो तो जो व्यू आपको नज़र आता है, जो नज़ारा आपको दिखाई पड़ता है, वो लैंडस्केप कहलाता है। तो इंडिया में भी अलग अलग सेंचुरीज के अंदर जाओगे तो यूनिक से आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसे ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, फैले हुए जंगल आपको देखने को मिलेंगे, यानी फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी आपको सेंचुरीज देखने को मिलेगी। फिर माउंटेन की जो फॉरेस्ट है उनका व्यू अलग तरीके से होता है, वो दिखने में थोड़े अलग से होते हैं, माउंटेन एरिया के अंदर है। एंड बुश लैंड्स इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी रिवर्स के जो डेल्टाज हैं वहाँ जो बुश लैंड्स हैं वहाँ पर भी आपको सेंचुरीज देखने को मिलेगी, उसका नज़ारा आपको अलग देखने को मिलता है। अच्छा, ये डेल्टा क्या होता है, बुश लैंड क्या है, ये कहानी थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे ये हमारा ओशन है, अब रिवर्स क्या करती हैं, ओशन में आके मिलती हैं, तो ये रिवर बहते हुए आ रही है, ये ओशन में आके मिल गई। तो रिवर जब बहते हुए आती है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स ले आती है, मिट्टी वगैरह अपने साथ बहाते हुए लेकर आती है। जब ओशन में आके मिलती है तो ये जो सेडिमेंट्स हैं वो आकर जमने लगते हैं। जैसे रिवर आ रही है तो जो मिट्टी लेकर आ रही है वो आकर यहाँ पर ऐसे जमने लगा, तो इस तरह से आके यहाँ मिट्टी जमने लगती है और पूरा एक ज़मीन का एरिया बन जाता है। आमतौर से इसका जो शेप है वो जैसे यहाँ आप देख सकते हो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल जैसा शेप है, और ट्रायंगल वाले शेप को हम डेल्टा कहते हैं। यानी यहाँ पर जो मिट्टी जम के ज़मीन का हिस्सा बना रही है उसका शेप आपको ट्रायंगल जैसा दिखेगा, डेल्टा जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको हम डेल्टा कहते हैं। अब रिवर जो मिट्टी लेके आई थी वो काफ़ी फर्टाइल होती है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगते हैं। अब यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज भी ग्रो हो सकते हैं, तो वो फॉरेस्ट जैसा दिखेगा। अगर बुशेज यहाँ ग्रो हो रही हैं, झाड़ियाँ यहाँ ग्रो हो रही हैं, तो उसको हम बुश लैंड कहेंगे। यही बात यहाँ लिखी है कि इंडिया में आपको बुश लैंड भी देखने को मिलेंगे बड़ी बड़ी रिवर के डेल्टाज में। इट इज़ पिटी, पिटी मतलब दया खाना, तरस आना, यानी इस बात पे तरस आता है दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड इंक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। तो इस बात पे तरस आता है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी सेफ नहीं है। यानी अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो उसमें तो आपको ये फील हुआ होगा कि प्रोटेक्टेड एरिया बना देने से काम बन जाएगा, लोग शिकार नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बढ़िया रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम कानून बने हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। आसपास के जो लोग हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के वो कब्जा कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब चुपके से पेड़ ही काटने लगे या कोई एनिमल का शिकार करने लगे। तो है तो भले प्रोटेक्टेड एरिया लेकिन सही मानो प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही है। अब बच्चों को उनके जू का जो विजिट है वो याद कराया गया। उन्होंने याद किया कि जू भी एक ऐसी जगह होती है जहां एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। भाई एनिमल वगैरह पिंजड़े में बंद रहते हैं तो प्रोटेक्ट रहते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बूझों के मन में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देते हैं और जू में भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो चलिए इसका प्रॉपर आंसर मैं आपको लिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो इसका आंसर ऐसा आप टेबल बना के दे सकते हो। पहले कॉलम में जू लिख लेना, दूसरे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जू के अंदर एनिमल्स को केजेस के अंदर नहीं, पिंजड़े के अंदर रखा जाता है या रिस्ट्रिक्टेड स्पेसेस के अंदर, यानी ऐसी जगह जहां से वो बाहर नहीं निकल सकते या उसके अंदर कोई जा नहीं सकता। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एनिमल्स आज़ाद होते हैं, एक बड़ा सा नेचुरल एरिया होता है, वहां वो घूम सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, जूज आर जनरली मेड फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पज। जू को एजुकेशन या एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया जाता है, लोग घूमने जाते हैं कि चलो चिड़ियाघर जा रहे हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पर्पज ये होता है ताकि वाइल्ड लाइफ और उनका जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको कंजर्व किया जा सके। थर्ड पॉइंट है, विजिटर्स कैन ऑब्जर्व एनिमल्स अप क्लोज। जू के अंदर जो विजिटर है वो एनिमल के काफ़ी करीब जा सकते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो केज के अंदर होते हैं, तो काफ़ी करीब हम उनके जा सकते हो। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्योंकि वो आज़ाद रहते हैं, बहुत करीब जाओगे तो अटैक कर देंगे, तो लिमिटेड या फिर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता विजिटर से। फोर्थ पॉइंट है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड और मैनेज्ड इन्वायरमेंट। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। मतलब वहाँ घास उगाई जाती है, पत्थर ले आके रख दिए, या जिसको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वो वैसा बनाया जाता है। हकीकत में वैसा रहता नहीं है, नेचुरली पहले से वो नहीं था, बनाया गया था बाद में। वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो नेचुरल इन्वायरमेंट है एनिमल का वो रहता है, यानी वहाँ का जो जैसा इन्वायरमेंट है वो वैसा ही रहेगा, बस हम खाली
उस एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं बाहर से। फिफ्थ पॉइंट है ऑफन मैनेज्ड बाय लोकल गवर्नमेंट्स और प्राइवेट बॉडीज। जू को मैनेज करने का काम जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो करती है, या कोई प्राइवेट है अपना उसने जू खोला है तो वो देखता है। वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको गवर्नमेंट मैनेज करती है, या फिर जो कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाले वो लोग इसको मैनेज करते हैं, देखभाल करते हैं। कोई प्राइवेट ऐसा नहीं कि अब चलो हमने बना लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अपने से नहीं आप बना सकते, कोई प्राइवेट बंदा नहीं बना सकता। तो ये 5 डिफरेंस दिखा दिए हैं। अगर मान लो एग्जाम में आता है तो कम से कम 3 तो जरूर लिख देना। एक्टिविटी 5.7, आप एक जू को विजिट करो, ऑब्जर्व करो कंडीशन जो कि एनिमल्स को प्रोवाइड की जा रही है, क्या वो कंडीशन सुटेबल है एनिमल्स के लिए। तो जैसा है आप बताओ, आमतौर से वो कंडीशन नहीं मिल पाती जो एनिमल को मिलनी चाहिए। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग्स इंस्टेड ऑफ दियर नेचुरल हैबिटेट, क्या वो आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट बनाया गया है वहाँ पर वो अच्छे से रह सकते हैं बजाय इसके कि नेचुरल हैबिटेट में रहें। तो भाई नेचुरल हैबिटेट सबसे बेस्ट है, वो उतने अच्छे से आर्टिफिशियल जगह पर नहीं रह सकते। इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन दियर नेचुरल हैबिटेट। आप बताओ कि जो एनिमल्स हैं वो कंफर्टेबल कहाँ रहेंगे, जू में रहेंगे या उनका जो नेचुरल हैबिटेट है। ऑब्वियसली जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, जू में तो बंद रहेंगे वो। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप समझ गए। अब चलिए हम नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। सड़क किनारे उनको एक और बोर्ड दिखा जहाँ पर लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। अब बच्चे वहाँ भी जाना चाह रहे थे। माधव जी ने उनको बताया दैट दीज रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। तो माधव जी ने उनको बताया कि देखो ये जो एरियाज हैं ये रिजर्व किए गए हैं, बड़े एरिया हैं और इतने डाइवर्स हैं, यानी इतने अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं कि पूरे इकोसिस्टम को बचाया जाता है, यानी यहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको बचाया जाता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। तो ये पॉइंट याद रखना, नेशनल पार्क के अंदर सिर्फ वाइल्ड लाइफ पे फोकस नहीं होता। वाइल्ड लाइफ को तो बहुत स्ट्रिक्टली बचाया जाता है, रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ के साथ वो सारी चीज़ें जो वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई हैं उनको भी बचाया जाता है। तो वहाँ का फ्लोरा, वहाँ का फोना और वहाँ का जो लैंडस्केप है, जो नज़ारा है, यानी देखने में जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं सबको बचाया जाता है। और वो जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कोई वहाँ पर गुफा वगैरह है, कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जो बहुत ज़माने से है, तो उसको भी बचाया जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई केव है वहाँ ले जाकर अपना नाम लिखने लगे उसके ऊपर, तो ये सब नहीं कर सकते। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि पहला रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया का वो कौन सा है, सतपुरा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो टीक है, सागौन है, वो आपको इन फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया के अंदर हैं। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। अब सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर रॉक शेल्टर्स भी पाए जाते हैं। अब ये रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं, देखो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, पहाड़ जैसा होता है जिसके अंदर गुफा टाइप का होता है, नहीं उसके अंदर जाकर आदमी शेल्टर ले सकता है, वहाँ रह सकता है। तो बहुत पहले लोग वहाँ पर रहा करते थे उन्हीं शेल्टर्स के अंदर। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। तो यहाँ से सबूत मिलता है कि इन जंगल्स के अंदर प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस रहा करते थे। अब ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमन क्या है, देखो ऐसे इंसान जो कि आज से लगभग करीब 5-6 हज़ार साल पहले हुआ करते थे। ये वो लोग थे जो लिखना नहीं जानते थे। तो उस ज़माने में जब लोग लिखना नहीं जानते थे, वहाँ जो इंसान पाए जाते थे वो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कहलाते थे। तो रॉक शेल्टर से ये सबूत मिलता है कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस इन जंगल में पहले रहा करते थे। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। तो वहाँ से आइडिया हमको मिलता है कि बहुत पहले के जो लोग हैं वो कैसे रहा करते थे। रॉक पेंटिंग्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज शेल्टर्स। अब इन शेल्टर्स के अंदर रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है, यानी चट्टानों पे पेंटिंग बनी है। तो वहाँ से आइडिया लग गया कि हाँ यहाँ पर लोग रहा करते थे, और कोई लिखी हुई चीज़ नहीं मिली। उससे ये आइडिया मिला कि यहाँ जो लोग रहते थे वो लिखना नहीं जानते थे। ये उस ज़माने की बात है जब लोग लिखना नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। ऐसी टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई की गई है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। अच्छा, आप सोच रहे हो कि उन पेंटिंग्स में क्या बना रहा होगा। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। बहुत से आदिवासी अभी भी उस एरिया के अंदर रहते हैं। अब बच्चे आगे बढ़े और उन्होंने बोर्ड देखा सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा ताकि टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके कंट्री के अंदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। अब इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो ये था कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। क्योंकि हो ये रहा था कि टाइगर की पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही थी। इसका मतलब क्या, वो जिंदा नहीं रह पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे,
ऐसी कंडीशन उनको नहीं मिल रही है, तो वो जिंदा रह सके ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करें और उनका मेंटेनेंस कर सके, देखभाल कर सके, ताकि उनकी पॉपुलेशन कम ना हो बल्कि बढ़े। अब बूझो पूछ रहा है कि क्या टाइगर अभी भी पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट के अंदर? आई होप आई कैन सी अ टाइगर। द आंसर इज यस। भाई टाइगर रिजर्व बना है तो टाइगर होगा ही ना इसके अंदर। टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम अवर फॉरेस्ट। टाइगर उन स्पीशीज में से एक है जो कि धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं हमारे जंगलों से, यानी खत्म होते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जंगलों से ही गायब होते जा रहे हैं। लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व एक यूनिक है इस मामले में, दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हियर। वैसे तो आमतौर से जंगलों में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर इनकी पॉपुलेशन कम तो छोड़ो बल्कि बढ़ रही है, यानी प्रोटेक्टेड एरिया बनाने से फायदा हो रहा है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। तो एक टाइम था कि ये एनिमल्स भी सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते थे, लेकिन आज की डेट में नहीं पाए जाते। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे मे फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनका जो नंबर है, जिनकी जो तादाद है, पॉपुलेशन है, वो डिमिनिश होती जा रही, कम होती जा रही है, इस लेवल पे पहुंच गई है कि उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, यानी पूरी तरह से वो दुनिया से खत्म हो सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी कि पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है और कम होती जा रही है, ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम आएगा दुनिया से खत्म हो जाएंगे, तो वो इंडेंजर्ड एनिमल्स हो गए। अब बूझो को याद आया कि जो डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे बहुत समय पहले। आज डायनासोर कहाँ है? खत्म हो गए ना। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन दियर नेचुरल हैबिटेट। अब कुछ एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अगर हमको प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है तो स्ट्रिक्ट रूल को इम्पोज करना पड़ेगा सारे ही नेशनल पार्क्स के अंदर। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसा कि ग्रेजिंग हो गया, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने देखा था कि कुछ चीजों की आजादी थी, जैसे आप जानवरों को चरा सकते हो, आग के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकते हो, मेडिसिनल प्लांट वगैरह आप इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन नेशनल पार्क में ना भैया, बिल्कुल कुछ भी आप नहीं कर सकते, जरा से भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं करना है। अब पहली का क्वेश्चन है, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन? क्या जो बड़े एनिमल्स है वही एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, वही खत्म होने वाले हैं? माधव जी ने पहले ही से बताया कि जो छोटे एनिमल्स हैं उन पर तो और ज्यादा खतरा है ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। बड़े एनिमल्स से ज्यादा तो ये छोटे वाले जो एनिमल्स हैं वो खतरे में है। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स रथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। अक्सर हम स्नेक को मार देते हैं, अरे सांप निकला चलो मारो लाठी से, फ्रॉग को मार दिया, लिजर्ड को मार दिया, बैट को, आउल्स को मार देते हैं और इसका एहसास भी नहीं होता कि इकोसिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब लोग स्नेक को मार देते हैं कि भाई स्नेक का क्या काम, क्या फायदा। तो स्नेक बड़े काम के होते हैं, ये फार्मर्स के फ्रेंड की तरह काम करते हैं। होता ये है कि जो रैट्स हैं, चूहे हैं, वो अक्सर बिल बनाकर खेतों के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से फसल खाते रहते हैं, काटते रहते हैं। तो बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बाकायदा उन बिल के अंदर सांप को छोड़ा जाता है ताकि उन चूहों को पकड़ ले वो। तो स्नेक ये करते हैं कि चूहे वगैरह को वो खा लेते हैं, इस तरह से क्रॉप्स वगैरह बच जाते हैं। इसी तरह अगर फ्रॉग की बात कर ले तो आप सोचोगे अरे मेढक का क्या काम, वो रहे या ना रहे हमको क्या उससे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कैसे? देखो जो मॉस्किटोज़ है ना वो पानी पे अंडे देते हैं। ये फ्रॉग क्या करते हैं, मॉस्किटो को खाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ इन मॉस्किटो के जो अंडे हैं उनको खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉस्किटो अंडे देता है तो एक बार में खा लिया, तो इससे ये होता है कि जो मच्छरों की पॉपुलेशन है वो कम रहती है। अब इन्हीं मॉस्किटोज में से कुछ होते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, डेंगू कॉज करते हैं, तो इनको मार के हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, आप सोचो कि फ्रॉग को मार दो क्या फ़ायदा, लेकिन वो फ्रॉग मॉस्किटो को खाता, उनके लार्वा को खाता, अब वो आज़ाद घूम रहा है, मलेरिया कॉज कर दिया, डेंगू कॉज कर दिया। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो छोटे हो सकते हैं लेकिन इकोसिस्टम के अंदर इनका जो रोल है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म पार्ट्स ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। तो ये फूड चेन और फूड वेब का पार्ट बनते हैं। जैसे आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा ना कि ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को रैट खाता है, रैट को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खा रहा है या वल्चर खा रही है। इनमें से किसी को निकाल दोगे तो पीछे वालों को खाना बंद और आगे वालों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, कोई खाने वाला नहीं है, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब ये वर्ड इकोसिस्टम कई बार आ रहा है, इसको समझ लेते हैं। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas etc. तो जो इकोसिस्टम है वो बना होता है प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वो नॉन लिविंग थिंग्स जो प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी तरीके से हेल्प करती है, जैसे क्लाइमेट है, सॉइल है। भाई मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट कहाँ लगाओगे,
रिवर डेल्टाज है, यहाँ पर भी प्लांट्स ट्रीज ग्रो होते हैं। तो ये सब मिलाकर आपका इकोसिस्टम बनता है। ये बायोस्फीयर का एक पार्ट है। बायोस्फीयर में क्या है कि पूरे अर्थ पे जहां पर भी जो भी लिविंग थिंग है वो आपका बायोस्फीयर के अंदर आया। इकोसिस्टम बायोस्फीयर का ही एक छोटा सा पार्ट है। यानी यहाँ पर हम पूरे अर्थ की नहीं बात करते, किसी एक एरिया की बात करते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट एक पूरा इकोसिस्टम है, पॉन्ड एक पूरा इकोसिस्टम है, क्योंकि पॉन्ड्स के अंदर फिशेस हैं, इंसेक्ट हैं, अंदर प्लांट भी ग्रो होते हैं। तो वहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा एरिया वो आपका एक इकोसिस्टम कहलाता है। सिंपल सा आप यही याद रखना कि इकोसिस्टम बायोस्फीयर का ही एक छोटा सा हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। एग्जाम्पल्स ऐसे समझ सकते हो, जैसे पूरा स्कूल वो आपका बायोस्फीयर है और उसमें जो अलग अलग क्लास है वो अलग अलग इकोसिस्टम है। स्कूल के अंदर भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्लास स्कूल का ही एक पार्ट है। उसी तरह से इकोसिस्टम बायोस्फीयर का ही एक पार्ट है। अब बुझो कह रहा है आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाया गया है जहां जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका नाम लिखा हो कि भाई ये जो है वो खतरे में है, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, दुनिया से खत्म हो सकते हैं। तो हाँ, ऐसा है। अब इसी के बारे में जानते हैं। 5.9 रेड डाटा बुक। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया रेड डाटा बुक के बारे में बच्चों को। उन्होंने बताया कि जो रेड डाटा बुक है इज अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जितने भी इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड इस बुक के अंदर रखा जाता है। रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाई एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका रिकॉर्ड मेंटेन कौन करता है, कौन इसमें नाम लिखता है, या किसी की पॉपुलेशन बढ़ गई, इंडेंजर्ड कैटेगरी से वो निकल गए तो उसका नाम को हटाना, ये काम कौन करता है? तो इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, वो करती है। उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक। इंडिया अपना अलग से भी रेड डाटा बुक मेंटेन करती है, ताकि जो इंडिया के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो इंडेंजर्ड हैं उनका नाम उसमें नोट रहता है। 5.10 माइग्रेशन। द एक्सकर्जन पार्टी। एक्सकर्जन मतलब होता है सैर करना, पर्यटन, भ्रमण करना, घूमना। तो बच्चे क्या गए थे, घूमने गए थे ना। देन इंटर्स डीपर इनटू फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। और गहरे जंगल के अंदर वो पहुंच गए माधव जी के गाइडेंस में। दे सिट नियर द तवा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। तो मैप में आपके मेंशन है तवा रिजर्वायर, यानी वहां पर पानी भरा हुआ है, एक लेक टाइप का है। तो तवा रिजर्वायर के करीब वो लोग आराम करने के लिए बैठ गए कि चलो कुछ टाइम आराम कर लेते हैं। पहेली ने कुछ बर्ड्स को ऑब्जर्व किया रिवर के किनारे। माधव जी ने बच्चों को बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये यहाँ की लोकल नहीं है, दुनिया के दूसरे हिस्से से उड़कर आई हैं, यानी माइग्रेट की हैं। जब एक जगह से आदमी दूसरी जगह जाता है तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। तो ये बर्ड्स भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आई हैं माइग्रेट करके। अब माइग्रेटरी बर्ड्स दूर दूर एरियाज के अंदर फ्लाई करती हैं हर साल एक पार्टिकुलर टाइम पे। क्यों ऐसा करती हैं? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। यानी जहाँ की वो रहने वाली हैं वहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, ऐसा हो गया कि अब भैया यहाँ रहने लायक नहीं है, तो फिर वहां से वो माइग्रेट कर जाती हैं, ऐसी जगह आ जाती हैं जहां पर वो अच्छे से रह सके। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज देयर वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो एक रीजन उनके उड़ के आने का ये होता है कि उनको अंडे देना होता है। अब जो उनका नेचुरल हैबिटेट है जहाँ की वो रहने वाली है, वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ठंडा हो जाता है और ऐसा कि वहाँ रहा नहीं जा सकता, तो फिर वहाँ से दूसरी जगह चले जाती हैं जब तक कि टेम्परेचर फिर से नॉर्मल ना हो जाए। जब नॉर्मल हो जाता तो चली जाती हैं। तो अंडा देने के लिए भी लोग यहाँ आ जाती है दूसरी जगह। मतलब बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो वो बर्ड्स जो लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं ताकि दूसरी जमीन तक पहुंच सके, उनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। 5.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों का ध्यान डिफॉरेस्टेशन के एक और कॉज यानी एक और कारण की तरफ खींचा कि एक और वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। उन्होंने बताया कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज यानी 17 ऐसे ट्री जो पूरी तरह से ग्रो हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, उनका यूज किया जाता है 1 टन पेपर बनाने के लिए। यानी 1000 किलो पेपर बनाना है तो उसके लिए 17 पूरे बड़े से जो ट्री हैं उनको कट किया जाता है, तब जाके पेपर बनता है उससे। इसीलिए हमको पेपर बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने यह भी बताया कि पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं 5 to 7 टाइम्स यूज करने के लिए। रिसाइकलिंग हो सकता है आपने की हो, हम लोग के टाइम में तो स्कूल में कराया गया था कि जो पुराने पेपर है उनका यूज करके कार्डबोर्ड बनाओ, या उससे पेपर भी बनाया जाता है। तो 5 से 7 बार हम पेपर वापस से बना सकते हैं। अगर हर स्टूडेंट सेव करे कम से कम 1 शीट ऑफ पेपर एक दिन के अंदर, तो बहुत सारे ट्रीज हम 1 साल के अंदर बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज पेपर एंड रिसाइकिल इट। तो हमें पेपर को सेव करना है, बचाना है, रीयूज करना है। अब रीयूज कैसे कर सकते हो? अब देखते हो पेपर वगैरह से लिफाफे बनाए जाते हैं या और चीजें बनाई जाती हैं। तो आप कबाड़ वाले को बेच दोगे तो वो कबाड़ वाला ऐसे लोगों को देगा जो लिफाफे वगैरह बनाते हैं। तो एक तरह से वो पेपर फिर से यूज में आ जाएगा। पहले तो बचाना है कि कम से कम इस्तेमाल हो। अगर इस्तेमाल हो गया
तो उसको ऐसा नहीं कि हमने जला दिया या उसको ऐसे कूड़े में फेंक दिया, तो वो तो बेकार हो जाएगा, फिर वो नुकसान हो जाएगा उसका। लेकिन अगर हम कबाड़ वाले को बेच देंगे तो वो फिर से यूज़ हो जाएगा, या उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है, यानी उससे फिर से पेपर बना दिया जाता है। बाय दिस वी डो नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ट्रीज को बचा रहे हैं, बल्कि वो ताकत और वो वाटर जो कि पेपर को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसको भी हम बचा लेते हैं। इसके साथ साथ जो हार्मफुल केमिकल्स हैं पेपर बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पहली का क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड नो वुड? अगर हमारे पास लकड़ी ना हो तो क्या होगा? इज देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड? क्या लकड़ी का कोई अल्टरनेटिव है? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लकड़ी की जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि लकड़ी ना होगी तो कुछ काम ही नहीं चलेगा हमारा। आप स्टील यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, बैम्बू यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की जगह यूज़ की जा सकती हैं। अब जैसे आजकल लोग कबर्ड बनवा रहे हैं, वार्डरोब बनवा रहे हैं, तो लकड़ी का ना यूज़ करके दूसरी चीज़ों का यूज़ कर लें। जैसे मैंने बनवाया तो एल्युमिनियम का बनवाया। I know that paper is one of the important products we get from forest. I wonder whether there are any alternatives available for papers. तो पहली कह रही है कि पेपर फॉरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि क्या पेपर का भी कोई अल्टरनेटिव है। देखो, हमारा टाइम तो डिजिटल टाइम है। आजकल पेपर की जगह हम डिजिटली चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे पहले ऑफिस वगैरह के अंदर पूरा फाइल बनाई जाती थी, आज देखो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, सारा कंप्यूटर के अंदर ही चीज़ें फीड की जा रही हैं। टैबलेट्स का यूज़ किया जा रहा है, उससे भी पेपर बच रहा है। या सिर्फ रफ करने के लिए भी स्लेट्स आती हैं, उससे भी पेपर बच जा रहा है। अब तो ऐसे भी पेपर बनाए जा रहे हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो बिना ट्री का यूज़ किए बने हैं। यानी जो आपका क्रॉप्स वगैरह है वहाँ से कुछ मटेरियल बचता है, उससे चीज़ें बना रहे हैं। इसके बारे में रिसर्च करोगे तो और डिटेल आपको पता चल जाएगी। अब बूझो पूछ रहा है कि क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है इस डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम का? तो हाँ, बिल्कुल। इसका उल्टा काम कर लो, रिफॉरेस्टेशन करो। जंगल खत्म किया जा रहा है ना, तो जंगल में पेड़ लगाते जाओ, वापस से जंगल रिस्टोर हो जाएगा। जितना आप जंगल से ले रहे हो उतना उसको वापस करते जाओ, यही है परमानेंट सोल्यूशन। क्योंकि हम यूज़ करना तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते कि जंगल से कोई सामान ही ना लें, तो अगर हम वहाँ से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उनको वापस भी करें। तो हमारा लास्ट टॉपिक यही है, 5.12 रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर एम ने सजेस्ट किया कि डिफॉरेस्टेशन का आंसर ये है कि हम रिफॉरेस्टेशन करें। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो रिफॉरेस्टेशन क्या है कि जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उनकी रीस्टॉकिंग करें, यानी जो चीज़ें खत्म हो गई हैं उनको वापस से भरें। कैसे करेंगे भाई? ट्रीज हम कट कर रहे हैं तो वापस से ट्री को प्लांट कर दें। अब इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है, जो ट्री प्लांट किया जा रहा है वो आमतौर से उसी स्पीशीज का होना चाहिए जो उस फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। यानी जैसा पेड़ काटा गया है वैसा ही पेड़ उगाया जाए तो सही है। मान लो ऐसा पेड़ आपने जाकर लगा दिया जो उस एरिया में पाया नहीं जाता था, तो उससे नुकसान हो सकता है। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मनी ट्रीज एज वी कट। तो जितना हम ट्री कट कर रहे हैं तो कम से कम उतना ट्री तो हमको उगाना ही चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। अच्छा, रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है। अगर जो डिफॉरेस्टेड एरिया है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये रीस्टैब्लिश कर लेता है अपने आप को। देखो, पहले भी फॉरेस्ट हमने थोड़ी ना लगाया था, वहाँ पहले से ही ट्रीज वगैरह थे। तो अगर हम उसको छोड़ देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो जैसे पहली बार उगा था वैसे दोबारा भी आ जाएगा। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन के अंदर ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, बस हम डिस्टर्ब नहीं करते, वो ऑटोमेटिक अपना वहाँ से ट्रीज वगैरह ग्रो होने लगते हैं। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हमने पहले ही फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचा लिया है। अगर हम उनको अपने हाल पे छोड़ देंगे तो वो अपने आप को रिस्टोर कर लेंगे, वापस से जो उनकी हालत थी वो हो जाएगी। इफ़ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। अगर हमको ग्रीन वेल्थ को रिटेन करना है, यानी इस हरियाली को वापस हासिल करना है अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को हम प्लांट करें। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इंडिया के अंदर हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, यानी ऐसा नियम कानून है जिससे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो इस एक्ट का मकसद ये है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व किया जाए, खतरे से बचाया जाए और कंजर्वेशन की जाए, हर तरीके से उसकी हिफाजत की जाए, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो बेसिक नीड है उसको भी पूरा किया जाए। कुछ देर आराम करने के बाद माधव जी ने बच्चों से कहा कि अब चलो वापस चलते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमें जंगल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो शिकार पे निकल आते हैं, और दूसरी बात अंधेरे की वजह से आपको इतना दिखाई भी नहीं पड़ेगा। जब वापस आ रहे थे तो प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को थैंक्स किया कि उन्होंने गाइड किया, और जो एक्सपीरियंस उनकी वजह से हो पाया उसके लिए उन्होंने उनको थैंक्स किया। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया।
क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।